अ, सबसे पहले तो अब क्योंकि इंटरव्यू का शेड्यूल आयोग ने घोषित किया है 9 अगस्त से है, सबको पता है। तो मेरा खुद भी इंटरव्यू है, सबसे पहले बता देती हूँ। 2019 में मैं भी अपीयर हो रही हूँ। 2015 वाले मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उससे मुझे फर्स्ट जो पोस्ट अलॉटमेंट हुआ था वो एज असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव्स हुआ। 2016 की पीएससी से एज असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री हुआ, वो पोस्ट इस बार 2019 में भी है। 2017 की पीएससी से मेरा डीएसपी के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर देन 2018 की पीएससी में मैंने सिर्फ डिप्टी कलेक्टर भरा था, तो उसमें मेरे को इंटरव्यू में मार्क्स थे 156 आउट ऑफ 175। बट क्योंकि मैं ट्रेनिंग से लौटी थी, मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग की ट्रेनिंग थी और मैं कंटिन्यू 5 महीने ट्रेनिंग में थी, तो मेरा थोड़ा सा मेंस में मार्क्स कम थे, इसलिए मुझे डिप्टी कलेक्टर नहीं मिला था। पर फिर भी इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे थे। और अब मैं 2019 की पीएससी में फिर से अपीयर हो रही हूँ। तो आप लोग सब मतलब वो बोल रहे थे ना कि मैम भी अपीयर हो रही है, मैं सिर्फ डीसी ही भरती हूँ, बाकी सारी पोस्ट छोड़ दी है मैंने। एक ही पोस्ट के लिए मैं अब मेरा स्ट्रगल है या प्रिपरेशन है, आप ऐसा कहिए। तो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि जो शायद आप लोग फील कर रहे हैं इंटरव्यू को लेके, सेम फीलिंग मेरी भी है, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट अपीयर हो रही हूँ 2019 के अटेम्प्ट में। तो अब क्योंकि इंटरव्यू को बहुत कम टाइम बचा है, तो सबसे पहले हमको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि खुद को मैनेज रखना है, मेंटली भी फिजिकली भी। अब जैसे मैंने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मुझे अभी लास्ट 3-4 दिन से वायरल हो गया। तो आप लोग किसी भी चीज को लेके ऐसा ओवर स्ट्रेस मत कीजिए कि आपकी इतने दिन की प्रिपरेशन मेन इंटरव्यू के समय उस पर इम्पैक्ट आ जाए, आप लोग बीमार हो जाएं। तो सबसे पहले तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए इंटरव्यू के लिए कि हमको इंटरव्यू में क्या पढ़ना है, हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें। हम बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देखते रहते हैं। हमने अगर 2020 के किसी स्टूडेंट से पूछ लिए 5 क्वेश्चन, तो हम उन क्वेश्चंस को लेके तैयारी करने लगते हैं, जबकि आपका जोन जिसपे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हर किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल बहुत अलग होता है। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर किसी से लॉ से क्वेश्चन हुए हैं, या किसी पे कॉमर्स बैकग्राउंड पे क्वेश्चन हुए हैं, या किसी से हिस्ट्री पे क्वेश्चन हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके तैयारी करने बैठ जाएं। आप सबसे पहले दोनों मैम ने बहुत डिटेल आपको बताया है, आपकी अपीयरेंसेस से लेके आपकी प्रिपरेशन तक के लिए। और क्रक्स यही निकलता है, आप इंटरव्यू को 2 तरीके से बांट लीजिए। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक या तो वो सिलेक्टेड नहीं है या कहीं पर जॉब नहीं करी है, वो पूरी तरह से थोड़ा अपना ग्रेजुएशन और जो आप अपना व्यक्तिगत विवरण पत्रक भर के देते हैं आयोग को, उसका एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अपनी हॉबी पढ़ लीजिए और साथ में करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। और दूसरे वो बच्चे जो या तो 2020 में सेलेक्ट हुए हैं या जो पहले से किसी पोस्ट में ऑलरेडी काम करते हुए जिनको टाइम हो गया है, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि उनके लिए उनकी जॉब प्रोफाइल पे सॉरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर आप काफी समय से काम कर रहे हैं या जहां पर भले वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, अगर उससे रिलेटेड चीजें आपने मेंशन करी हैं आपके व्यक्तिगत विवरण पत्रक में और आपसे पूछी जाती हैं, तो वो क्वेश्चन सॉरी का मतलब बेसिक की बात कर रही हूँ। हर कुछ तो मुझे भी कोऑपरेटिव के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर आपसे मुझसे बेसिक पूछ लिया जाए कि एक सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कैसे किया जाता है, तो वो क्वेश्चन, वो जोन ऐसा है जहां पर सॉरी अगर मैं बोलूंगी बोर्ड में तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसा इम्पैक्ट जाएगा कि मैं अपने काम को लेके सीरियस नहीं हूं, मैं जहां पर काम कर रही हूं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी चीज आ रही है जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को परेशान कर रही है, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। तो पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले तो आप पोस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। क्लास 2 पोस्ट को आप सब एक तरफ रख लीजिए और कुछ क्लास 3 पोस्ट जो हैं उनको सबको एक तरफ रख लीजिए। आप दोनों को क्लास 2 वाली पोस्ट है, जैसे सबको पता है डिप्टी कलेक्टर सब फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं, देन जनरली डीएसपी रखते हैं। डीएसपी के लिए मैं सबको एडवाइस करूंगी, जो भी फिजिकल पैरामीटर्स आयोग ने स्पेसिफाइड करे हैं वर्दीधारी पोस्ट के लिए, वर्दीधारी सारी पोस्ट के लिए, चाहे वो डीएसपी हो, जिला सेनानी होमगार्ड हो, जिला एक्साइज ऑफिसर हो, या कुछ और पोस्ट हैं जो यूनिफॉर्म की हैं, तो उसमें आप अपनी हाइट को लेके श्योर हो जाइए। अगर किसी को स्पेक्स लगता है तो आप अपने चश्मे के नंबर के लिए देख लीजिए आप कि आपका विजन विथ स्पेक्स और विदाउट स्पेक्स 6/6 है या नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। और शायद मेल की केसेस में वो चेस्ट का मेजरमेंट भी मेंशन्ड है, तो वो भी
आयोग ने बता रखा है स्पेसिफिकेशन। तो कल को ये ना हो कि आपने डीएसपी पोस्ट बहुत चार्म के लिए भर दी, लेकिन आप फिजिकली उसके लिए फिट नहीं है, और अगर वो आपको पोस्ट अलॉट हो जाती है और आप फिजिकल से बाहर बाद में होते हैं, तो आपका पूरा 1 साल का अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर आयोग आपको री अलॉटमेंट नहीं करता है पोस्ट का, कि आपने डीएसपी के बाद अगर 3rd प्रेफरेंस में कुछ पोस्ट भरी थी तो आयोग आपको वो दे देगा। एक बार जो पोस्ट का अलॉटमेंट होता है वो फाइनल होता है। तो जितनी भी यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है, सभी लोग ध्यान रखें, हाइट को लेके जनरली एक अंदाजा ना लगाएं कि हाँ मेरी हाइट 5'4" है, 5'5" है। हर जिला, जहां भी आप रह रहे हैं, अगर आप इंदौर में हैं तो जिला चिकित्सालय में जहां पर जिला बोर्ड बैठता है, वहां पर उनका मेजरमेंट करने का एक सिस्टम है। 5 मिनट का काम है, आप जाएं वहां पर अपनी हाइट मेजर करवा लें। जिसको हाइट में लेके डाउट है, जिसकी क्लियरली बहुत है कि भाई कोई 5'11" है, 5'10" है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अपनी कलर ब्लाइंडनेस एक बार जरूर चेक करवा लीजिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें हमको पता नहीं होती हैं और बाद में हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करती हैं। तीसरा, क्लास 2 और क्लास 3 में जब आपने क्लासिफिकेशन कर लिया है, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपका क्या नेचर है, आपको किस तरह की जॉब चाहिए। आपका नेचर टेबल वर्क वाला है, आपका नेचर फील्ड वर्क वाला है, आपको कैसा जॉब पसंद है। जब मैंने प्रेफरेंस भरी थी, तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने डीएसपी 5वें नंबर पे डाला था, क्योंकि मैं मेरे स्पेक्स को लेके श्योर नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कुछ भी दिक्कत हो। तो मैंने 5वें नंबर में डाली थी डीएसपी, और मेरी चॉइस थी कि जो एक टीओ की उस टाइम पे बहुत पोस्ट आई थी, 127 पोस्ट आई थी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस वाली जो पोस्ट है 127 आई थी, पर मेरी प्रेफरेंस, मुझे टेबल वर्क पसंद नहीं है। तो मुझे ये लगता था कि भले टीओ क्लास 2 पोस्ट है, लेकिन मुझे नायब तहसीलदार मिल जाए मैं कर लूंगी, लेकिन मैं टीओ नहीं करूंगी। तो ये आपको अपनी एक चॉइस और आपके नेचर के हिसाब से प्रेफरेंस डिसाइड करनी पड़ेगी। ओवरऑल सारी पोस्ट का मैम ने बहुत डिटेल बता दिया है, कोऑपरेटिव का बचा है वो मैं आपको अभी डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगी। तीसरी चीज जो आती है कि आप देख लें कि जैसे जनसंपर्क वाली पोस्ट है, भले वो क्लास 2 पोस्ट है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि लोग उससे पहले नायब तहसीलदार और एक जो इस बार ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वाली पोस्ट निकली है, या जो सीओ जनपद की एक पोस्ट पहले निकलती थी, लोग जिला जनसंपर्क अधिकारी से पहले ये 3 पोस्ट को प्रेफरेंस देते थे। तो आप उस तरह से एक फिल्टर लगा के अपनी प्रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। अब जो मेरा डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग, इसकी 2 पोस्ट पीएससी के माध्यम से निकलती हैं। पहली पोस्ट जो मेरी पोस्ट है, सहायक आयुक्त सहकारिता और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, ये पूरी पोस्ट का नाम है, जिसको हम जनरली बोलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेशन एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डे टू डे यूज में इसका शॉर्ट फॉर्म चलता है। अगर कलेक्टर सर को बोलना है हमारे डिपार्टमेंट में, हमको अगर उनको बुलाना है तो वो बोलते हैं एआर को बुलाओ। तो हमारी जो पोस्ट का डे टू डे में नाम है वो ARCS है। हमारा जो प्रमोशन चैनल है वो ARCS के बाद DRCS होता है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। और हमारे डिपार्टमेंट की एक दूसरी पोस्ट जो पीएससी डायरेक्ट देती है वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की होती है, सहकारिता निरीक्षक का पद है। अब हमारे डिपार्टमेंट की कुछ मैं पहले पॉजिटिविटी बता देती हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश में 11 जिले ऐसे हैं जहां पर बिना प्रमोशन के भी आप डे 1 की पोस्टिंग से कार्यालय प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे 11 जिले हैं जहां पर डीआर का पद नहीं होता है, वहां एआर ही कार्यालय प्रमुख होता है। तो डे 1 से आपको प्रमोशन का वेट नहीं करना है, आप अपने जिले के सहकारिता विभाग के कार्यालय प्रमुख हैं। दूसरा, हमारा जो डिपार्टमेंट का पूरा काम है वो पूरे हमारे एक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि है मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। हमारे डिपार्टमेंट की दूसरी खूबी है कि हमारे डिपार्टमेंट में कलेक्टर सर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। हम अपने डिपार्टमेंट में एज अ ARCS या एज अ DRCS अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे एक्ट में जो सारे पावर हैं वो रजिस्ट्रार को हैं, जो हमारे HOD होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। कलेक्टर का इंटरफेरेंस मिनिमम है, कुछ एकाध धाराओं में है जहां पर कलेक्टर सर हमारे डिपार्टमेंट में सुपरविजन करते हैं। अब आती है बात हमारे डिपार्टमेंट के मुख्य काम की। तो हमारे डिपार्टमेंट का जो मेनली काम है वो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सहकारी समितियां होती हैं, उनका पंजीयन है, दैट इज रजिस्ट्रेशन, उनका ऑडिट है,
ईयरली ऑडिट होता है। हर 5 साल में हमारे यहाँ जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उसका इलेक्शन होता है। 5 साल में जैसे नॉर्मल आपने विधानसभा लोकसभा के चुनाव सुने होंगे जो पहले बैलेट सिस्टम से होते थे, ईवीएम मशीन आने के पहले, तो डिपार्टमेंट में अभी हमारे यहाँ ईवीएम मशीन नहीं है, लेकिन बैलेट सिस्टम से पूरा सेम उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए हर 5 साल में हर सोसाइटी के लिए चुनाव हमारे डिपार्टमेंट के सुपरविजन में होता है। हमारे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो उसमें एज अ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनते हैं, एज अ रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो चुनाव को कंडक्ट करवाते हैं। कुछ जो बड़ी सोसाइटीज होती हैं, बड़े बैंक होते हैं, उसमें DRCS, ARCS भी चुनाव अधिकारी बनाए जाते हैं, उनके नियंत्रण में पूरा चुनाव होता है। और तीसरा हमारे डिपार्टमेंट का जो मेन काम है, जो जितनी भी शिकायतें कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित आएंगी, आपको उन शिकायतों का जांच करवानी है, उन शिकायतों के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर आपको आगामी कार्रवाई करवानी है। और जितनी भी कार्रवाइयां होंगी, हमारे एक्ट में स्पेसिफाइड धाराएं हैं, सेक्शन मेंशन्ड है, उसी के तहत आपको कार्रवाई करवानी रहती है। अब हमारे डिपार्टमेंट में एक थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, जब आपकी पोस्टिंग या आपका सिलेक्शन MPPSC एज अ ARCS करके देता है, तो वहां पर ये मेंशन नहीं होता है कि आप प्रशासन में ARCS बनाए गए हैं या ऑडिट में। जब मैं इंदौर में थी, हमारे यहाँ बेसिकली 2 विंग है, दो तरह से बटे हुए हैं। एक ARCS प्रशासन होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा जो पद है वो एज अ असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑडिट होता है। जब मैं इंदौर में 5 साल वर्किंग थी तो मैं यहाँ पर प्रशासन में काम कर रही थी, और अभी मैं देवास में पिछले 9 महीने से ARCS ऑडिट हूँ। जब आपको ऑडिट विंग अलॉट होता है तो आपका काम थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। उस टाइम पर सिर्फ आपका काम, जब तक आपका प्रमोशन नहीं होता है DRCS और आप AR ऑडिट हैं, तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ ऑडिट को सुपरवाइज करना है। आपके जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो ऑडिट करके आपको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। आपका काम ये चेक करना होता है कि उसको पास करना होता है बेसिकली, कि ऑडिटर ने ऑडिट करके आपको प्रतिवेदन सबमिट किया है, तो एज अ ARCS आप कुछ बेसिक चेक्स करके उसको पास करते हैं। सिर्फ इतना ही काम होता है। फिर इसका दूसरा पार्ट है ऑडिट फीस लगाना। जब संस्थाओं का ऑडिट होता है तो हम ऑडिट लेवी मेमो से उन पर संस्थाओं पे ऑडिट फीस चार्ज करते हैं। तो दूसरा काम हमारा ये भी सुपरवाइज करना होता है कि जितनी भी संस्थाओं पर हमने ऑडिट फीस इम्पोज करी है वो सही से चालान में शासन के हेड पर जमा हो जाएं। तो ये AR ऑडिट का काम है। AR प्रशासन का काम बहुत विस्तृत है। AR प्रशासन को आप ऐसा समझ लीजिए कि जो गृह निर्माण संस्थाएं हैं, जिले में जो भी अगर गृह निर्माण संस्था होगी, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स होगी, उसको छोड़ के, उन संस्थाओं को छोड़ के सारी संस्थाओं के पावर जो हैं ARCS प्रशासन को दिए गए हैं। तो क्योंकि अब कोऑपरेटिव में ये सब अच्छा सुन के तो लग रहा है, मतलब हालांकि मैं तो खुश हूँ, मुझे डिपार्टमेंट में लगभग 5.5 साल हो गए। मेरे डिपार्टमेंट का जो बेसिक चैलेंज है वो थोड़ा सा रिसोर्सेज को लेकर है। जैसे अगर आप AR बनते हैं तो अगर आपकी पोस्टिंग इंडिपेंडेंट जिले में हुई है तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप AR ऑडिट है या AR प्रशासन है, मतलब सेकेंड लाइन है, आपके जिले में आपके ऊपर DRCS बैठते हैं, तो फिर वहां पर आपको गाड़ी प्रोवाइड नहीं होती है। वहां पर आपको गाड़ी का फिर कोई ऑप्शन नहीं है। और मतलब हाँ, ये मैं बोल दूंगी कि जो लोग सोच रहे हैं कि डे 1 से हम गाड़ी में एकदम हम बैठ के एकदम सिंघम जैसे घूमेंगे लाल वाल बत्ती लगा के, तो वैसा कोई क्रेज और चार्म नहीं है मेरी पोस्ट में। वो पोस्ट फिर उसके लिए आपको या तो आपको DSP जाना पड़ेगा, डिप्टी कलेक्टर जाना पड़ेगा, दूसरे भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपको गाड़ी की फैसिलिटी दी गई है। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट की जो पॉजिटिविटी है वो इसका वर्सेटाइल काम है। आपको न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त है। AR की इंडिपेंडेंट कोर्ट भी होती है। हम हमारे एक्ट के प्रावधानों के तहत सेक्शन 64 में, सेक्शन 84 में हमारी कोर्ट चलती है, और वहां पर हम जो किसानों से संबंधित प्रकरण होते हैं वो हम धारा 84 में सुनते हैं, और जो नॉर्मल सोसाइटीज के आपस में डिस्प्यूट होते हैं, आप ये समझ लीजिए आप किस तरह के कोर्ट आपको सुनने पड़ेंगे प्रकरण। अगर कोई सोसाइटी है, कोई 2 सोसाइटी है, उनका आपस में कोई विवाद है, या सोसाइटी की किसी मेंबर का खुद अपनी सोसाइटी से विवाद है, तो उनको जो सुनने की अधिकारिता है वो ARDR कोर्ट में हमारे पास रहती है। हम उन प्रकरणों को सुनते हैं और हमारे एक्ट के प्रावधानों के तहत उस पर हम निर्णय देते हैं। तो एक थोड़ा सा मोनोटोनस काम नहीं है, बहुत वर्सेटाइल काम है। आपको ऑडिट भी देखना है, आपको रजिस्ट्रेशन भी देखना है, आपको इलेक्शन में पूरी इलेक्शन जैसी फीलिंग आ जाती है।
इलेक्शन का एक डिफरेंट काम है, आपको न्यायालय में कोर्ट के प्रकरण मिल जाते हैं, कोर्ट के प्रकरण है। उसके बाद आपको, अब जैसे मैंने सांची है, आपने सबने सांची का नाम सुना होगा, कोऑपरेटिव का ही प्रोडक्ट है सांची। मैंने सांची का ऑडिट किया था, जो इंदौर के सांची का पूरे डिवीजन का सांची का हेड ऑफिस है, उसकी मैं चीफ ऑडिटर थी और मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आप डेफिनेटली कुछ करके फील्ड में काम करके अपने काम से प्रभाव लाना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक चीज कह दूंगी, फिर आप पोस्ट के मोहताज नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्टी कलेक्टर बन के भी कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ ऑफिस जॉब में 10 से 5 की नौकरी करते हैं, फिर वो कलेक्टर सर की गुड बुक में भी नहीं रहते हैं। कलेक्टर सर उनको बोलते हैं कि ठीक है भैया तुम ऑफिस ही देखो, हमारे पास दूसरे अधिकारी हैं, हम नायब तहसीलदार से वो काम करवा लेंगे, क्योंकि हमारा नायब तहसीलदार हमको इतना एफिशिएंट लगता है कि वो एक डिप्टी कलेक्टर से अच्छा काम करेगा। और अगर आप जिले में हैं, किसी भी पोस्ट पर रहते हैं, आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करते हैं, तो कई बार कलेक्टर सर खुद देवास में सारी चीजों की जिम्मेदारी, जो देवास के विधानसभा चुनाव है उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर सर कोऑपरेटिव्स को दे रखी है उन्होंने, क्योंकि एक ट्रस्ट है। आप अपने काम अगर आपको अच्छा करना है तो आप एक बेसिक प्रेफरेंस निकाल लो पोस्ट की, उसके बाद अगर आपको जो भी पोस्ट का अलॉटमेंट हो जाता है आपके नंबर के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। डिप्टी कलेक्टर कुछ ही लोग बनते हैं, डीएसपी कुछ ही लोग बनते हैं, उसके बाद जो बाकी की पोस्ट है उसमें भी लोग जाते हैं, काम करना पड़ता है और लोग अच्छा काम करके अपना नाम और पहचान दोनों बनाते हैं। तो आप लोग ये सोच के प्रेशर लेके मत जाइए इंटरव्यू देने कि अगर डिप्टी कलेक्टर नहीं बने हम या डीएसपी नहीं बने तो फिर पीएससी से सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। पीएससी, आप लोग उन लकी लोगों में से हैं जो इतने सारों की भीड़ को पार करके, प्री क्लियर करके, मेंस क्लियर करके और इंटरव्यू तक आए हैं। तो उस हिसाब से, उस माइंडसेट के साथ तैयारी आप करके इंटरव्यू दीजिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। और मेरे डिपार्टमेंट में एक जो नया डायमेंशन खुला है वो है केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद। आप लोग सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि माननीय जो अमित शाह जी हैं उनके पास हमारे डिपार्टमेंट का, मंत्रालय का केंद्र में प्रभार है। तो अब कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा तेजी से बूम सेक्टर पर आ गया है। केंद्र में सरकार का सहकार से समृद्धि का जो उनका ये टैगलाइन है, वो देख रहे हैं स्कोप की हर चीज का सॉल्यूशन कोऑपरेटिव में है। वो बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर से बहुत ज्यादा रोजगार को डेवलप करना चाहते हैं। और जो भी बच्चे जिनका कोऑपरेटिव में सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बने हो या एआरसीएस के पद के लिए जिनका चयन हुआ हो, वो इस वाले डायमेंशन को बहुत अच्छे से स्टडी करके 2019 के इंटरव्यू के लिए जाएं। क्योंकि मतलब हमारे यहाँ लग रहा है हमको कि अगर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर फर्दर मेरा कहीं और सिलेक्शन नहीं होता है और मैं इसी डिपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों में मुझे बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेंगे कोऑपरेटिव्स में। क्योंकि मैंने पिछले 5 साल की नौकरी में कभी अनुभव नहीं किया था कि कोऑपरेटिव में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं। अब पूरा नेशनल डेटा बेस तैयार हो गया है कोऑपरेटिव में, हमारे लिए पूरा पैक्स कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है कि हम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेंथन करके एक मुख्य धारा में ला सकते हैं, उनको इस लायक बना सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है या जो गवर्नमेंट सेक्टर है इवन उनसे वो अपना कंपटीशन कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट में बहुत स्कोप है। इसके अलावा अगर किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस को लेकर हो या मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो। मैम, ये सहायक संचालक उद्योग प्रबंधन, ये पोस्ट क्या है? और ये स्कूली शिक्षा विभाग सहायक संचालक, इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देना है और इनका प्रोफाइल कैसा है जॉब? मैं बता देती हूँ। जो स्कूल शिक्षा विभाग की पोस्ट है बेसिकली उसमें अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग तो दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली पोस्ट है उसमें कलेक्टर सर का बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिव्यूज रहता है, आपको सारी स्कीम्स का, हॉस्टल्स का, जो भी स्कीम्स आती हैं बच्चों के लिए स्कूल से रिलेटेड, छात्रवृत्ति से रिलेटेड और दूसरी जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसमें आपको बेसिकली आपकी मॉनिटरिंग करनी रहती है। और जो दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री वाली, तो ये बेसिकली एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जितनी भी युवाओं के लिए स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं हैं उसमें डिपार्टमेंट का काम ये है कि जो भी पात्र हितग्राही हैं वो डिपार्टमेंट में आके संपर्क करते हैं तो उनको उनकी पात्रता के हिसाब से आपको उनकी बैंक से लिंकिंग करवानी है फॉर लोन।
तो इसमें आपको लोन से रिलेटेड टारगेट दिए जाते हैं, जिसमें आप स्वरोजगार से रिलेटेड स्कीम्स को, जो छोटे लघु मध्यम उद्योग हैं उनसे रिलेटेड स्कीम को आप प्रमोट करते हैं। और दोनों ही पोस्ट अच्छी हैं। ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं तो आप एडी इंडस्ट्री को, एडी एजुकेशन को ऊपर रख सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप इस वाली पोस्ट को रख सकते हैं, एडी इंडस्ट्री को। नहीं, बहुत ज्यादा फील्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा कोर ऑफिस भी नहीं है, मॉडरेट है। ओके, थैंक यू मैम। एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए माइक में। मैम, इस पोस्ट से रिलेटेड इंटरव्यू में आपने बाद में जो दिए उनमें कुछ क्वेश्चंस थे स्पेसिफिकली? हाँ, जैसे मैंने जब 18 का इंटरव्यू दिया था, बेसिकली क्या हुआ था, 15, 16, 17 के इंटरव्यू बहुत जल्दी जल्दी हो गए थे। मैंने एक इंटरव्यू मार्च में दिया, दूसरा इंटरव्यू जून में दे दिया, तीसरा इंटरव्यू मेरा नवंबर में हो गया था। तो मुझसे पर्सनली तीनों इंटरव्यू में तो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तीनों इंटरव्यू में जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो एक कॉमन क्वेश्चन था कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, आपने सिविल सर्विसेज को क्यों एज अ प्रोफेशन चूज किया है, ये एक कॉमन क्वेश्चन था। पर जब मैं 2018 में अपीयर हुई थी तो वहां पर मेरा जो पूरा इंटरव्यू चला था वो सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के आसपास चला था, 2 डायमेंशन में चला था कि आप ऑलरेडी क्लास 2 सेलेक्टेड ऑफिसर हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहती हैं, जबकि ग्रेड पे भी यहाँ पर सेम है, ऑलरेडी आप क्लास 2 हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहती हैं। और क्योंकि मुझे तब काम करते हुए लगभग विभाग में 1.25 साल हो गया था तो उन्होंने मेरा पूरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में ही पूछा था कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, सोसाइटीज का क्या काम है, आपको क्या लगता है कि क्या और ज़्यादा सुधार होने चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे। और क्योंकि मैं इंदौर में पोस्टेड थी तो इंदौर में एक बहुत बर्निंग इशू रहता है, न्यूज़पेपर्स में हमेशा रहता है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का, तो उन्होंने मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे हाउसिंग कोऑपरेटिव से रिलेटेड।